आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजराइल और पैलेस्टाइन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत ने इजराइल को पैलेस्टाइन मुद्दे के ऊपर धोखा दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने उन देशों के झंडे लगाए हुए थे जिन्होंने इजराइल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट किया था। अगर आप इस ट्वीट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको भारत का झंडा नहीं दिखाई पड़ेगा, जिसके बाद भारत की तरफ से बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका मानना है कि भारत को इजराइल को इस मुद्दे के ऊपर सपोर्ट करना चाहिए था। इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, यानी कि एम्बेसडर टी.एस. तिरुमूर्ति, उन्होंने जब अपना स्टेटमेंट दिया था तो उसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही थी, जिसमें से एक चीज थी कि इंडिया सपोर्ट्स जस्ट पैलेस्टाइन कॉज। साथ ही उनके हिसाब से भारत चाहता है कि दोनों देश स्टेटस को मेंटेन रखें, यानी कि यथास्थिति बनाए रखें। इनफैक्ट उनके इस स्टेटमेंट में जो हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर रॉकेट अटैक्स किए गए हैं उसको भी कंडेम किया गया था, लेकिन यहाँ पर उनके स्टेटमेंट के एक वर्ड ने भारत में काफी ज्यादा आउटरीच क्रिएट कर दिया है। ये वर्ड है जस्ट पैलेस्टाइन कॉज, और इस वर्ड को पूरी तरीके से बिना समझे भारत में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। इस वर्ड को समझने के लिए आइए थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में पहला मैप हिस्टोरिक पैलेस्टाइन बताया जाता है और कहा जाता है कि आज का इजराइल पूरा का पूरा पैलेस्टाइन था और बाद में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जूइश सेटलमेंट कराए थे। वहीं पर जो दूसरा मैप है वो 1947 का है और ये पार्टीशन यूनाइटेड नेशन के हिसाब से हुए थे। ग्रीन कलर का हिस्सा पैलेस्टाइन है और व्हाइट कलर का हिस्सा इजराइल। वहीं पे जो तीसरा मैप है वो 1967 का मैप है और इसको भी लेकर पीएलओ की तरफ से एग्रीमेंट आया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1967 में 6 डे वॉर हुई थी और पूरे इलाके के ऊपर इजराइल का कब्जा था। बाद में नेगोशिएशन के हिसाब से टेरिटरी का डिवीजन कुछ इसी तरीके से हुआ था। इस मैप में जो ग्रीन कलर का बड़ा चंक है राइट हैंड साइड में, इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है और ये जो छोटी सी स्ट्रिप है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको गाजा स्ट्रिप कहा जाता है। वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के वेस्टर्न बैंक पर है, यानी कि वेस्टर्न किनारे के ऊपर है और इसी वजह से इस इलाके को वेस्ट बैंक कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस डिवीजन को दोनों देशों की तरफ से मान्यता प्राप्त है, चाहे वो इजराइल हो या पैलेस्टाइन। और भारत की तरफ से जब भी पैलेस्टाइन कॉज कहा जाता है तो भारत इसी चीज की बात करता है। अगर आप 2020 का मैप देखेंगे तो वेस्ट बैंक एरिया धीरे धीरे काफी ज्यादा डाइल्यूट होता जा रहा है और इस डाइल्यूशन का मेन कारण है कि इस इलाके में इजरायली सेटलर्स आकर रह रहे हैं। वो एक अलग प्रॉब्लम है और उसके बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन ये जो इलाका है इसको पीएलओ द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन असली प्रॉब्लम है गाजा स्ट्रिप में। गाजा स्ट्रिप में जो ऑर्गेनाइजेशन इस इलाके को कंट्रोल करती है वो है हमास। हमास एक काफी ज्यादा रेडिकल आउटफिट है और ये आउटफिट इतनी ज्यादा रेडिकल है कि इसके साथ पीएलओ की भी नहीं बनती है। और इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके दौरान जो इजराइल के ऊपर रॉकेट अटैक्स किए गए थे वो हमास ने किए थे और इनमें से ज्यादातर रॉकेट्स इन्हीं इलाकों से निकल कर आए थे। देखिए, गाजा स्ट्रिप कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है। अगर एरिया की बात की जाए तो ये केवल 362 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, यानी कि 362 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। यानी कि अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में डालें तो दिल्ली में आप कम से कम 4 गाजा स्ट्रिप बना सकते हैं। वहीं पर अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इतने से इलाके में लगभग 2 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि लगभग 20 लाख लोग। और इजराइल के लिए काफी आसान है कि इस इलाके के ऊपर वो चढ़ाई करके इस पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर ले। लेकिन प्रॉब्लम है कि इजराइल ये पूरे 20 लाख लोगों को मार नहीं सकता है और इवेंचुअली इसी तरीके के इवेंट्स के वजह से रेडिकलाइजेशन बढ़ता है और बाद में इन्हीं में से लोग टेररिस्ट बनते हैं। अगर शांति के हिसाब से देखा जाए तो इजराइल के लिए यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन है कि स्टेटस को वापस से मेंटेन रहे और प्रैक्टिकली वही सोल्यूशन है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तक इजराइल की तरफ से ग्राउंड इन्वेजन नहीं किया गया है। फिलहाल इजराइल की तरफ से इन इलाकों में बॉम्बार्डमेंट की जा रही है और जहां जहां पर टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और किसी भी स्थिति में इजराइल की तरफ से ये 20 लाख लोगों को मारा नहीं जाएगा। और जिस चीज की बात भारत ने कही है, यानी कि इस इलाके में स्टेटस को मेंटेन करने की, वो इवेंचुअली मेंटेन किया जाएगा। रही बात भारत के यूनाइटेड नेशन में इजराइल को सपोर्ट करने को लेकर, तो यहाँ पर भी दो बातें समझने वाली हैं।
इस पूरे इलाके में इसराइल के खिलाफ जो पावर खड़ी है वो है ईरान, और इसराइल जिन लोगों से लड़ रहा है वो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर सीरियन मलिशियास हो। थ्योरेटिकली ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट ईरान वर्सेस इसराइल है, और इसराइल को ईरान के खिलाफ इस कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन करने के लिए केवल एक देश की आवश्यकता है, और वो देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस समय इसराइल केवल इतना चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस डिवाइट एसेनहोवर गल्फ ऑफ हॉर्म्यूज में बना रहे, ताकि ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे। और रही बात हमास की, तो उनको तो वो ऑलरेडी देख ही रहे हैं, और अब तक तो हम सभी लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन केवल एक नाम की बॉडी है, और वहाँ पर जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं या जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उससे एटलीस्ट इसराइल को फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्पेशली तब जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वीटो के साथ उसके साथ में खड़ा हुआ है। और रही बात भारत के यूनाइटेड नेशन में दिए गए स्टेटमेंट की, तो उसकी कुछ खास वैल्यू है नहीं, चाहे भारत इसराइल के सपोर्ट में स्टेटमेंट दे या भारत इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट दे। बिना वीटो के भारत के पास में यूनाइटेड नेशन में बहुत ज्यादा पावर नहीं है। वहीं पर अगर भारत एक बैलेंस स्टेटमेंट नहीं देता है तो इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। जहां ईरान के साथ में आप चाबहार पोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वहीं पर सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ में भी भारत का कोऑपरेशन काफी ज्यादा बढ़ा है। भारत के बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे इंडियंस ऐसा फील करते हैं कि ये चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत को इसराइल के सपोर्ट में एक स्टेटमेंट देना चाहिए था। लेकिन अगर आप प्रैग्मेटिक होकर सोचेंगे तो ऐसे स्टेटमेंट का फायदा क्या, जिससे इसराइल को कुछ भी फायदा ना हो और भारत को काफी ज्यादा नुकसान हो। आपकी ईरान के साथ में कई चीजें फंसी हुई हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाबहार पोर्ट हो या सेंट्रल एशिया को लेकर बातचीत हो। वहीं यूएई और सऊदी अरेबिया भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय सऊदी अरेबिया और यूएई से फ्यूल से लेकर ऑक्सीजन तक बहुत सारी चीजें इंपोर्ट की जा रही हैं, और इसी वजह से भारत के लिए वो बैलेंस बनाए रखना जरूरी है, स्पेशली तब जब आपके स्टेटमेंट से इसराइल को कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। इसको एक बड़े अच्छे कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल भारत और चाइना के बीच में एक फियर्स स्टैंड ऑफ हुआ था, और गलवान वाले इंसिडेंट्स के बाद में भी ज्यादातर देशों की तरफ से केवल एक ही तरीके का स्टेटमेंट आया था कि भारत और चाइना एक दूसरे से बातचीत करें और कोशिश करें कि मसला शांति से सुलझाया जा सके। इस पूरे इंसिडेंट्स के दौरान इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से चाइना को क्रिटिसाइज करने वाला कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था, और न ही कोई स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आया था या रशियन फेडरेशन की तरफ से आया था। आमतौर पर जब दो देशों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जनरली कोई भी देश एक साइड नहीं लेता है। हालांकि जो देश आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है उसकी आप पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना कुछ बोले, और जियोपॉलिटिक्स कुछ इसी तरीके से चलती है। वैसे इस कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल को किसी भी देश की जरूरत नहीं होगी। हालांकि वो लोग ये चीज चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस इलाके में अपनी प्रेजेंस बनाए रहे, ताकि ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे। अपने यहाँ पर बहुत सारे लोग एकदम से रैम्बो बन जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे साइड्स लेने लगते हैं। आपको याद होगा कि जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई हुई थी तो हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे थे और अजरबैजान को गाली दे रहे थे, और स्ट्रेंजली दोनों देश हम लोगों के लिए अजनबी देश थे। कॉन्फ्लिक्ट के अंत में हम लोगों ने अजरबैजान के लोगों को एक तरीके से अपना दुश्मन बना लिया है, जबकि भारत और अजरबैजान के बीच में काफी अच्छा ट्रेड है और ये पिछले कुछ समय से काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। फ्रैंकली हम लोगों को ये पाकिस्तान सिंड्रोम से बाहर आना पड़ेगा। पाकिस्तानी लाहौर और कराची में बैठे हुए शाहीन मार रहे हैं इसराइल के ऊपर। अरे भैया, आप लोग FATF पर ध्यान दे लो। अभी 1-2 हफ्ते में चार्ली फिर से कार्टून बनाएगा, सिविल वॉर भी तो करनी है। इंडियन भाई बहनों से मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा वेट करो, देखो और उसके बाद रेस्पॉन्स दो। जब इसराइल को आपकी जरूरत हो तो आप मदद जरूर करो। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। कल के वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और आज के इस वीडियो की टॉप 5 कमेंट कल के वीडियो के अंत में डिस्प्ले की जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।